नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों में ट्रंप ने पहले पुतिन से बात की, जो कॉल तकरीबन 3 घंटे चला, और उसके पश्चात कल उसने जेलेंस्की से बात की भारत में जब देर रात थी उस समय। अब इन दोनों कॉल्स में उसने रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए जो भी बातचीत की उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसको एनालाइज करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा सकता है या फिर इसके परिणाम कुछ और ही निकल कर आएंगे। उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी खबरें और एनालिसिस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ ही बारी बारी बात की। सबसे पहले उसने कॉल किया था पुतिन को, जिस समय उन्होंने 3 घंटे कॉल पर बात की और उसमें कुछ बातें जो निकल कर आई हैं उसको अगर समराइज करें, उस पर्टिकुलर कॉल को समराइज करें, तो पुतिन की तरफ से लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए बात रखी गई है, लेकिन उसमें उसने कुछ कंडीशंस बताई है। अब ये चीजें आना काफी नॉर्मल है, हर एक की अपनी अपनी कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से ही वो कंडीशंस अभी तक मीट नहीं हुई है, उसी वजह से अभी तक ये जंग चल रही है। तो इस बार वो कंडीशंस क्या रखी हैं पुतिन ने, उसके ऊपर नजर डालें तो पुतिन ने बताया कि सबसे पहले यूएसए जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है यूक्रेन के साथ, वो रोक दिया जाए, और साथ ही में जो मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है, चाहे वो वेपन्स हो या फिर F-16 या F-35 की बात हो या इस प्रकार के वेपन सिस्टम्स की बात हो, उनको रोक दिया जाए। किसी प्रकार का मिलिट्री एड यूक्रेन को ना दिया जाए यूएसए की तरफ से, ये प्रीरिक्विजिट है। और साथ ही में एक और कंडीशन ये भी बताई थी कि रशिया ने जो भी टेरिटरीज अभी तक यूक्रेन की कैप्चर की है और हाल में जिसको रशिया कंट्रोल कर रहा है, उन टेरिटरीज को अब रशियन टेरिटरीज मान लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन की तकरीबन 20% टेरिटरीज ऐसी हैं जो कि हाल में रशिया के कंट्रोल में है। तो अगर ये कंडीशन मान ली जाती है, जिसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अगर ये कंडीशन मान ली जाती है तो तकरीबन यूक्रेन का 20% हिस्सा अलग हो जाएगा और रशिया में एनेक्स हो जाएगा। जिस तरह से 2014 में क्राइमिया एनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा, तो उसी प्रकार से डॉनबास का, डोनियस्क का और लुहांस्क का जो रीजन है, उस रीजन को रशिया में मिला लिया जाएगा। इस प्रकार की डिमांड पुतिन ने रखी है। इसके अलावा एक और बात उसने कही कि ब्लैक सी में जो वॉर चल रही है वो रोक दी जाए, उसमें सीज फायर किया जाए, ताकि वहां से उनके जो ट्रेड्स हैं वो इजीली हो सके। तो वो कंडीशन भी पुतिन ने रखी है। रशिया सीज फायर करेगा तभी अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं, जिसमें यूएसए की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयरिंग बंद होना चाहिए, मिलिट्री एड बंद हो जाना चाहिए यूक्रेन को, साथ ही में जो ब्लैक सी में वॉर है वो भी रुक जानी चाहिए, और अल्टीमेटली यूक्रेन का जो भी हिस्सा हाल में रशिया के कंट्रोल में है उसको रशियन टेरिटरी मान लिया जाए, तब जाकर रशिया सीज फायर की जो कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो सकता है। तो ये कंडीशन रखी गई थी परसों पुतिन के द्वारा। ये थी समरी, वो जो 3 घंटे का कॉल चला था पुतिन और ट्रंप के बीच में उसकी, जिसमें मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है उसके ऊपर ही। बाद में एनालिसिस में कहेंगे कि और क्या बातें निकल कर आई हैं। वो जो पर्टिकुलर कॉल था 3 घंटे का, उसमें अगर बात करें ट्रंप और जेलेंस्की का जो कॉल चला कल 1 घंटे के लिए, उसमें क्या बातचीत हुई ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको लेकर, तो जेलेंस्की ने सहमति दिखाई है, इस प्रकार की बात निकल कर आई है। और व्हाइट हाउस में से स्टेटमेंट भी दिया गया था, उसकी जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लिविट के द्वारा, तो उसने भी एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है। पहले वो प्रेस स्टेटमेंट सुनते हैं, उसके बाद उसके जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर नजर डालेंगे। When it comes to Ukraine, I do have a statement for you from the National Security Advisor and also the Secretary of State. First, I'd like to reiterate what the President said earlier following his call with President Zelensky this morning. He said he just completed a very good telephone call with President Zelensky. It lasted approximately 1 hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are very much on track, and I will ask Secretary of State Marco Rubio and Mike Waltz to give an accurate description of the points discussed. That statement will be put out shortly. Well, I have that statement for you right here. Bear with me as I read it. Today, President Trump and Ukraine's President Vladimir Zelensky had a fantastic phone conversation. President Zelensky thanked President Trump for a productive start for the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11th. The meeting of the senior officials from both nations significantly helped in moving toward ending the war. President Zelensky thanked President Trump for the support of the United States, especially the Javelin missiles that President Trump was first to provide in his efforts towards peace. The leaders agreed Ukraine and America will continue working together to bring about a real end to the war, and that lasting peace under President Trump's leadership can be achieved. President Trump fully briefed President Zelensky on his conversation with Putin and the key issues discussed. They reviewed the situation in Kursk and agreed to share information closely between their defense staffs as the battlefield situation evolved.
President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. They agreed this could be the first step toward the full end of the war and ensuring security. President Zelensky was grateful for the president's leadership in this effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. President Zelensky also thanked President Trump for continuing to push humanitarian concerns, including the exchange of prisoners of war. He noted they had just had a successful exchange and thanked the president for his leadership on that. President Trump also asked President Zelensky about the children who had gone missing from Ukraine during the war, including the ones that had been abducted, and President Trump promised to work closely with both parties to help make sure those children were returned home. They agreed all parties must continue the effort to make a ceasefire work. The presidents noted the positive work of their advisors and representatives, especially Secretary Rubio, National Security Advisor Mike Waltz, Special Envoy Kellogg, and others. The presidents instructed their teams to move ahead with the technical issues related to implementing and broadening the partial ceasefire. The presidents instructed their advisors and representatives to carry out this work as quickly as possible. The presidents emphasized that in further meetings, the teams can agree on all necessary aspects of advancing toward lasting peace and security. That is a lengthy statement that was just given to me, so thanks for bearing with me. Our office will, of course, provide this after. तो इसी प्रकार से जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई, जो कॉल चला कल रात को तकरीबन 1 घंटे के लिए, वो काफी ही अच्छा था, काफी ही पॉजिटिव था। इस प्रकार की बात व्हाइट हाउस में से निकल कर आई और साथ ही में ये भी बताया गया कि यूक्रेन नेक्स्ट मीटिंग के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया में यूएसए के साथ। ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसको रोकने के लिए, उसमें लॉन्ग टर्म सीज फायर रखने के लिए, तो उसी प्रकार से एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर यहाँ पर ट्रंप की टीम चल रही है, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ में ये भी बताया गया कि यूएसए वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको मैनेज करने में भी यूक्रेन को हेल्प करेगा और संभव है कि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी करे। इस प्रकार की भी बात निकल कर आई है और उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये भी स्टेटमेंट दिया गया था कि वो यूक्रेन को एक प्रपोजल दे रहा है कि यूक्रेन की जो भी पावर प्लांट्स हैं, जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें यूएसए को साथ में ले ले। अगर वो ले लेता है तो यूक्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल डील होगी और यूएसए को भी एक एडवांटेज होगा। तो उसी के चलते ट्रंप ने ये प्रपोजल भी रखा था। तो इसी प्रकार से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो बातचीत हुई उसमें डायरेक्टली सीज फायर के ऊपर बातचीत ना होके नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर बातचीत हुई है, जहां पर वो लोग सऊदी अरेबिया में मिलने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें ब्लैक सी में टोटल सीज फायर के ऊपर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार की भी स्पष्टता व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है। लेकिन इस बार जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बातचीत हुई उसमें ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो काफी ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जेलेंस्की थोड़ा बहुत रेडी हुआ है मेंटली लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए। लेकिन ये जो जेलेंस्की का अप्रोच है, जो चेंज अप्रोच है, वो क्या एक्चुअली सीज फायर के लिए है या फिर उसके दिमाग में और उसके जो पपेट मास्टर्स हैं उनके दिमाग में कोई और ही षड्यंत्र चल रहा है, कोई और ही कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके अंदर वो लोग ट्रंप को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर नजर डालते हैं तो हमारी तरफ से कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से प्रयास कर रहा है यूक्रेन में से जो भी मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके और साथ ही में रशिया में से भी जो भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, ये सीज फायर करवाने के पश्चात वो लेने की कोशिश करेगा। जिसमें उसने शुरुआत की थी यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, लेकिन वो लेट हो गया था बिकॉज यूक्रेन ने ऑलरेडी यूक्रेन के साथ डील साइन कर ली थी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो उसी के चलते ट्रंप के पास अब ज्यादा ऑप्शंस क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में यूक्रेन के पास से नहीं है। लेकिन उसके सामने रशिया ने क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी में साथ में मिलकर काम करने के लिए यूएसए को प्रपोजल दिया है। पुतिन ने ये खुद प्रपोजल दिया है, तो रशिया की साइड से ये डील ओपन है। तो हो सकता है कि यूएसए रशिया के साथ क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करे, तो ये एक पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। लेकिन अगर बात करें रशिया यूक्रेन वॉर के रुकने की, तो हाल में इमीडिएट सिनेरियो में रशिया यूक्रेन वॉर रुकने वाली नहीं है। रीजन बीइंग कि अभी भी बातचीत
चल रही है और सऊदी अरेबिया में अब ज़ेलेंस्की और यूएसए की टीम के बीच में मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट लेवल मीटिंग होने वाली है कि अब क्या किया जाए सीज फायर अचीव करने के लिए इस युद्ध में, तो उसके ऊपर बातचीत अब होने वाली है। अभी तक उसकी तारीख डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन वो होने वाला है। सो द टॉक्स आर स्टिल गोइंग ऑन और यूक्रेन की साइड से ज्यादा यूएसए को बेनिफिट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज नाउ ट्रम्प इज स्टक विथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये दो ही चीजें बची हुई हैं जिसके लिए ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को प्रपोजल दिया है कि इन दो चीजों में यूएस उसकी मदद कर सकता है और कहीं ना कहीं यूएसए का इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से जितना भी हो सके उतना बेनिफिट ट्रम्प की साइड से यूक्रेन में से लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो डीप स्टेट है जो कि हाल में यूरोप में शिफ्ट हो गया हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, उस डीप स्टेट के द्वारा ऑलरेडी यूक्रेन के पास से जो इंपॉर्टेंट चीज थी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, उसके ऊपर डील साइन कर ली गई है। तो वो ऑलरेडी ट्रम्प के हाथ से निकल गया है। अब थोड़ी बहुत चिल्लर बची हुई है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर, और मेन जो एक बचा हुआ है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। अगर ज़ेलेंस्की इसके लिए अग्री हो जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा डेटरेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इसके चलते यूएसए के लोग वहां पर यूक्रेन की धरती पर होंगे, वहां पर वर्क कर रहे होंगे। तो उसी की वजह से रशिया इमीडिएटली वैसे जो रीजन्स हैं जहां पर यूएसए के लोगों की प्रेजेंस होगी वहां पर अटैक करने की कोशिश या हिम्मत नहीं करेगा। तो उसी के चलते ये एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है जो ट्रम्प की साइड से दिया गया है यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को। तो इसके ऊपर भी हो सकता है कि ज़ेलेंस्की अग्री हो जाए और यूएसए के लोगों को यूक्रेन की धरती पर उतार दे और बाद में ऐसा कुछ किया जाए जिससे पुतिन को फिर से भड़काया जा सके और रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध फिर से शुरू किया जा सके। तो वो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगर किसी भी यूएस सिविलियन को यूक्रेन की धरती पर रशिया की मिसाइल से, ड्रोन से या किसी भी तरीके से हानि हुई तो डायरेक्टली यूएस और रशिया आमने सामने आ जाएंगे, जिसके चलते डायरेक्टली वो चीज थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। इस प्रकार का भी दिखाई पड़ रहा है। ये चीज थोड़ी बहुत फारफेच्ड है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगी ही, थोड़ी बहुत फारफेच्ड जरूर है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो वो पॉसिबिलिटी भी हम लोगों को दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं यूरोप यूक्रेन का यूज करके यूएसए को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, ताकि वो डायरेक्टली रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, ताकि जो राइट विंग का एक पूरा नैरेटिव यूएसए में चल रहा है और एक होल्ड बन गया है यूएसए में और पूरी दुनिया में, वो थोड़ा और लूजन किया जा सके। और साथ ही में जब भी युद्ध शुरू होता है तो ये जो लेफ्टिस्ट लिबरानो हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू भी बहुत सारे बेनिफिट्स खींच लेते हैं। तो उसी के चलते अगर युद्ध होता है तो उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा वाया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड गन्स एंड वेपन्स लॉबी। तो उसी के चलते यूएसए को रशिया के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में उतारने की कोशिश की जा सके, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। अब इसके लिए भी ज़ेलेंस्की ने यूएसए से डिमांड की है कि यूएसए अपनी जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को सप्लाई करे, जिसके लिए ट्रम्प ने कहीं ना कहीं अग्रीमेंट दिखाया हो। रिलक्टेंटली ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जहां पर उसने ये बताया कि वो हेल्प करेगा और जो भी यूरोप में एसेट्स हैं यूएसए के, उसके थ्रू यूक्रेन को सप्लाई करके यूक्रेन को हेल्प करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की बात भी निकल कर आई है व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में से। तो इसी प्रकार से यूक्रेन के थ्रू यूरोप में बैठे हुए जो लेफ्टिस्ट हैं, ग्लोबलिस्ट हैं, वो लोग यूएसए को वहां पर ट्रैप कर सकते हैं और रशिया के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में उतार सकते हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं यूरोप के साथ जो यूएसए अभी चल रहा था और यूरोप को लीड कर रहा था, उसका साथ छोड़कर रशिया के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाए, इस प्रकार की भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। रशिया के साथ अगर क्रिटिकल मिनरल डील हो जाती है और ये सीज फायर हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसमें रशिया और यूएस की टाइज और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दुनिया की दो बड़ी ताकतें करीब आ जाएंगी, इंडिया और यूएसए के। और इंडिया और रशिया के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत ही अच्छे हैं। तो इंडिया, रशिया, यूएसए तीन अगर मिल जाते हैं तो उससे यूरोप में बैठे हुए जो ग्लोबलिस्ट हैं और यूएसए में और पूरी दुनिया में बैठे हुए जो ग्लोबलिस्ट हैं और दूसरी तरफ जो चाइना है, उनको एक बहुत ही बड़ी चैलेंज प्रेजेंट हो सकती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, जो भी आने वाले समय में डेवलप हो सकता है कि यूएसए और रशिया की जो टाइज है वो और भी स्ट्रेंथन हो सकती है अगर ये सीज फायर सक्सेसफुल हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए तब भी तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो सकते हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं, ट्रम्प क्या यूरोप के जाल में फंसेगा यूक्रेन में, या फिर यूएस, रशिया, इंडिया मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे सुपर पावर्स का, जिससे ग्लोबलिस्ट और चाइना दोनों के लिए ही बहुत ही बड़ा चैलेंज आने वाले समय में प्रेजेंट होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी खबरें लाने के लिए, एनालिसिस लाने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है,
पैसा भी लगता है। तो इसको एक लाइक करके सफल करें, और अगर ये खबर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके कॉन्स्टेंटली प्रोत्साहित करते रहें। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन हाल में बंद कर दिया है, तो उसी के चलते ये चैनल सिर्फ आप लोगों के ही सपोर्ट से चल रहा है। तो सपोर्ट करना ना भूलें, क्यूआर स्कैन करके कॉन्स्टेंटली प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम लोग ऐसी खबरें और एनालिसिस आप लोगों के लिए निरंतरता में लाते रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।